हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यांजलि पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज क्लास टेंथ केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर जो कि है क्या, अम्ल भस्म और लवण, अम्ल भस्म और लवण, इसका पार्ट 3 वीडियो होगा। ये पार्ट 3 जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सूचक क्या होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सूचक, जितने भी प्रकार के सूचक होते हैं सभी सूचक को देखेंगे, सूचक क्या काम करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पीएच वैल्यू की, और दैनिक जीवन में जो हमारे पीएच का क्या महत्व है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन और पार्ट 2 को पढ़ लिया है, और पार्ट 3 को देखने से पहले जिस लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, मैं उनसे रिकमेंड करूंगा यही कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो, इसके बाद ये देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 में हमको पढ़ना है क्या, पार्ट 3 में हमको पढ़ना है सूचक पढ़ना है। ठीक है, देखो ये सूचक होता क्या है। सूचक इसका इंग्लिश होता है इंडिकेटर। ठीक ना, तो आप गाड़ी देखते होंगे, मोटरसाइकिल के पीछे इंडिकेटर लगा होता है और आगे भी, तो ये 2 इंडिकेटर होता है जो हमें इंडिकेट, अगर इस तरफ का हम लाइट जलाते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि हमें इधर जाना है, और इस तरफ का लाइट जलाते हैं तो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमें इधर जाना है। तो इंडिकेटर हमें क्या करते हैं, दिशा को बताता है, इंडिकेट करता है। ठीक ना, उसी तरह ये भी सूचक है, ये भी कुछ इंडिकेट करता है। तो केमिस्ट्री में जो इंडिकेटर है सूचक, वो हमें क्या बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या भस्म है, कोई पदार्थ क्या है, अम्ल है या भस्म है। और वो कैसे बताता है, वो रंग परिवर्तन करके बताता है। कैसे बताता है, रंग परिवर्तन करके बताता है। तो हमें कहेगा सूचक का परिभाषा लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे सूचक वैसा पदार्थ जो हमें अम्ल और भस्म की जानकारी देता हो, वैसा पदार्थ जो हमें अम्ल और भस्म की जानकारी देता हो। आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी लिख सकते हैं। देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो सीधे आपके माइंड में आ जाएगा। क्या कहते हैं, जो इंडिकेटर गाड़ी का तो वो हमें लेफ्ट और राइट की जानकारी देता है लाइट जला के, उसी तरह इंडिकेटर को आपको समझना है, जो सूचक है अम्ल और भस्म की जानकारी देता है हमें, वैसा पता जो हमें अम्ल और भस्म की जानकारी देता है, क्या करके, रंग परिवर्तन करके। रंग परिवर्तन जो हमें अम्ल और भस्म की जानकारी देता है, क्या करके, रंग परिवर्तन करके। उन्हें क्या हम बोलते हैं, सूचक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, वैसा रंजक मतलब एक कलर पदार्थ होगा, रंगीन पदार्थ, या उसको हम ऐसा पदार्थ भी बोल सकते हैं जो हमें अम्ल और भस्म द्वारा रंग परिवर्तन होता है। अम्ल और भस्म क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है। तो ये थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप ऐसे याद रखना, ऐसा पदार्थ जो हमें अम्ल और भस्म की जानकारी देता है, क्या करके, रंग परिवर्तन के, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। कहेगा 3 प्रमुख सूचक लिखने के लिए नाम, तो 3 प्रमुख जो सूचक हमेशा होता है, एक होता है लिटमस पत्र, सेकेंड होता है मेथिल ऑरेंज, और होता है फिनोप्थलीन। 3 प्रमुख सूचक के नाम कहेगा, तो आप कहेगा लिटमस पत्र, देखो ये लिटमस पत्र होगा, तो ये है मेथिल ऑरेंज, और ये है फिनोप्थलीन। ठीक है, अगर 3 प्रमुख सूचक का नाम अगर पूछ रहे हैं कि 3 प्रमुख सूचक का नाम लिखे, तो ये तीनों आप लिख सकते हैं। अगर हमें कह दिया कि 3 प्राकृतिक सूचक का नाम लिखे, 3 प्राकृतिक सूचक मतलब जो हमें प्राकृतिक से मिलता है, ये तीनों सूचक जो होता है जिसे हम लाइब्रेरी में बनाते हैं, सॉरी लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में, लाइब्रेरी नहीं लेबोरेटरी में। ठीक है, तो ये 3 जो है प्राकृतिक सूचक है, जैसे हल्दी का पेड़ आप देखेंगे, चुकंदर, ये बीट, और लाल गोभी का पत्ता, ये प्राकृतिक सूचक है। अगर हमसे कहेगा 3 प्रमुख सूचक का नाम ज्ञात करने के लिए, तो ये लिखेंगे। अगर कहेगा हमें 5 सूचक के नाम लिखने के लिए, तो ये 3 सूचक लिख लेंगे और नीचे से 2। हमें कहेगा 3 प्राकृतिक सूचक के नाम लिखेंगे, तो हल्दी, चुकंदर और लाल गोभी का पत्ता, ये क्या है, ये तीनों सूचक है। देखो ये सूचक क्या करता है कि अगर लिटमस पत्र यहाँ है ना, लिटमस पत्र आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, लिटमस पत्र में कोई अम्लीय विलयन दे देंगे, लिटमस पत्र में कोई अम्लीय विलयन देंगे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर लाल हो जाएगा। देखो ये कलर लाल हो गया। लिटमस पत्र कोई दूसरे कलर का होगा, ठीक ना, व्हाइट, अलग अलग टाइप्स की आ जाती है, अलग अलग कलर्स के आपको मिल जाएंगे लिटमस पत्र लाइब्रेरी में,
प्रयोगशाला में, सॉरी मैं लेबोरेटरी को बार बार लाइब्रेरी कह रहा हूँ, ठीक है ना, आप प्रयोगशाला समझना, जो हम केमिकल का जो प्रयोगशाला होता है उसमें, तो ये अलग अलग कलर है। उसमें अगर आप कोई भी अम्ल डालेंगे ना, कोई भी अम्ल डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और उसी लिटमस पेपर पे कोई भी भस्म डालेंगे, अगर मान लो एक लिटमस पेपर है, उस पर अगर नींबू हम निचोड़ देते हैं तो नींबू में अम्ल होता है, तो उसका कलर कैसा होगा, लाल हो जाएगा। तो नींबू में जो पाया जाता है वो हम समझ जाएंगे कि उसका कलर लाल हो गया, मतलब वो कैसा है, अम्लीय है। अगर सरफ जो होता है, सरफ जो होता है, ठीक है, सरफ या फिर साबुन समझ लो, साबुन जो होता है क्षारीय होता है, और उसमें साबुन का जलीय विलयन डालेंगे उस लिटमस पेपर पर, तो ये क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा इस टाइप के, ठीक है। तो इस टाइप के ये कलर चेंज करेंगे। मैं आपको याद करने के लिए बता दूं कि अम्ल अगर नीला लिटमस पत्र रहेगा ना, नीला लिटमस, तो अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है या फिर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो आपको एक नाम याद रखना है, अनिल, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अनिल, ठीक ना। तो यहाँ से अ से नाम याद आएगा, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। अम्ल नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। उसी तरह भस्म क्या करेगा, भस्म को हम क्षार भी कहते हैं, जलीय, वो जल में विलय हो जाएगा। तो भस्म जो होगा लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा, उल्टा होता है इसमें, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। अब देखो मेथिल ऑरेंज, ये क्या है, मेथिल ऑरेंज, तो ये है मेथिल ऑरेंज, ठीक है। तो मेथिल ऑरेंज ये पहले ऐसे था, इस टाइप के कलर का। उसमें अगर हमने अम्ल डाल दिया, कोई सा भी अम्ल डाल दिया, तो उसका कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो कोई सा भी मेथिल ऑरेंज ले लेंगे, एक मेथिल ऑरेंज, उसमें कोई जलीय विलयन दे देंगे, अगर उसका कलर लाल हो जाता तो हम बोलेंगे कि वो जलीय विलयन कैसा था, अम्लीय था, ठीक ना। और उसी मेथिल ऑरेंज में कोई हम क्षार दे देते हैं, और क्षार दे देते हैं, ठीक ना, कोई विलयन दे देते हैं, ये नहीं पता हमें क्षार देते हैं, कोई विलयन देते हैं, और उसका कलर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। उसका कलर इस टाइप के पीला हो जाता है। मेथिल ऑरेंज में एक बार दे दिए कोई विलयन, जिससे कलर लाल हो गया, तो जो लाल हो गया और जिस विलयन देने से लाल होगा मतलब वो अम्लीय है, और दूसरा विलयन फिर दिए और उससे हो गया पीला, तो वो जो विलयन सेकेंड बार में दिए वो क्या था, वो क्षारीय था, ठीक है। तो इस टाइप के ये कलर चेंज होते हैं। अब देखो फिनोप्थलीन, ठीक ना, ये है फिनोप्थलीन, ठीक ना। तो फिनोप्थलीन में कोई अम्लीय चीज देंगे ना, वो रंगहीन रहेगा, मतलब उसमें कलर जैसा रहेगा फिनोप्थलीन का, तो कलरलेस रहेगा, उसका कलर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। और कोई भास्मिक या क्षारीय चीज देंगे ना, भास्मिक और क्षारीय में पता है ना अंतर किस चीज का है। भास्मिक जो होता है वो OH- हाइड्रोक्साइड है, और कोई भस्म जल में पूरी तरह विलय हो जाता है, उसको बोलते हैं क्षारीय। तो कोई क्षारीय चीज दे देंगे ना, तो क्या होगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह है हल्दी, जो एक सूचक की तरह काम करता है, जो रंग परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल और भस्म की जानकारी देता है। उसका मैं रियल लाइफ से एग्जांपल जोड़ के दिखा देता हूँ। देखो आप हल्दी को ना किसी चीज में नींबू में मिला दो, तो हल्दी का रंग क्या होता है, पीला, तो वो पीला ही रहेगा, ठीक ना। उसी हल्दी को जब आप सब्जी बना देते हो, मिर्ची, ठीक ना, मिर्ची में मिला देते हो, तो मिर्ची कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, कड़वा होता है, तो उसका रंग क्या हो जाता है, पीला नहीं होके थोड़ा कलर होके चेंज होके लाल भूरा हो जाता है। मतलब सब्जी पूरे पीला तो नहीं होगा ना, वो क्या हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। वो लाल भूरा क्यों हो गया, क्योंकि उसमें क्या कर दिया हमने, क्षार मिला दिया, ठीक ना। उसी तरह चुकंदर और लाल गोभी का पत्ता में भी ये कलर और ये कलर चेंज होगा। ये चुकंदर का फोटो यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, और लाल गोभी बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से हो गया कि होगा क्लियर कि सूचक क्या है। तो आप लोग को याद करना है कि सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो हमें जानकारी देता है, किसकी जानकारी देती है, अम्ल और भस्म की। कैसे जानकारी देता है, तो रंग परिवर्तन करके, ठीक है। इतना बात हमें क्लियर हो गया। अब क्या है कि एक है ऑल्फैक्टरी सूचक, ये है ऑल्फैक्टरी, ये भी सूचक है। इसका मतलब ये भी हमें क्या देगा, अम्ल और भस्म की जानकारी देगा, क्योंकि हम चैप्टर ही यही पढ़ रहे हैं, अम्ल और भस्म। तो ये भी सूचक हमें क्या करेगा, अम्ल और भस्म की जानकारी देगा। बट ये अम्ल और भस्म की जानकारी ना हमें रंग परिवर्तन के द्वारा नहीं देगा। ये हमें अम्ल और भस्म की जानकारी कैसे देगा,
गंध द्वारा देगा। कैसे द्वारा देगा? गंध द्वारा, मतलब सेंट द्वारा, गंध भी स्मेल के द्वारा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा है इसका डेफिनेशन, कुछ ऐसे पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय और क्षारीय में भिन्न भिन्न होता है। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें अम्ल मिला दो, अम्ल में मिला दो उस पदार्थ को, तो उसका गंध दूसरे टाइप का हो जाएगा, और क्षार में मिला दो तो उसका गंध क्या हो जाएगा? दूसरे टाइप का हो जाएगा, ठीक ना। जैसे प्याज को अगर अम्लीय मिला दो तो उसका सेंट चेंज हो जाएगा, और ये अगर उसको क्षारीय मिला दो तो इसका सेंट क्या हो जाएगा? चेंज होगा। देखो सूचक, और अगर और आपको याद नहीं रखता है ना ऑल फैक्ट्री सूचक, उसको मैं याद करवा दूंगा, मैं सभी चीज को याद करवा देता हूँ। जो रेगुलर व्यूअर में होंगे मेरे, उससे पता होगा कि मैं क्या बताता हूँ, कैसे बताता हूँ, ठीक ना। देखो यहाँ पे नाम क्या लिखा है, इसको गौर से पढ़ो। मैं यहाँ इसको डिलीट कर दूं, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री। अब सोचो रियल लाइफ में कि फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में क्या होगा? बहुत सारे धुआं, कचरा वगैरह निकलेंगे, तो क्या होगा? गंध ही निकलेगा ना। तो ऑल फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री से गंध निकलेगा, ठीक ना। सूचक क्या करता है? हमें अम्ल और भस्म की जानकारी देता है। तो उसका डिफिनेशन हम कैसे लेंगे? ऐसा पदार्थ जो हमें अम्ल और भस्म की जानकारी देता है। ऑल फैक्ट्री सूचक है तो किसके द्वारा? गंध द्वारा। सीधे सूचक है तो किसके द्वारा? रंग द्वारा, ठीक ना। तो यहाँ से ऑल फैक्ट्री सूचक को आप लोग को शायद क्लियर हो गया। ऑल फैक्ट्री सूचक एक प्रकार का सूचक है जो हमें गंध द्वारा अम्ल और भस्म की जानकारी देता है। ये क्या करता है कि उसमें कोई अम्लीय चीज मिलाएंगे ना तो उसका स्मेल चेंज होगा, और फिर सिर्फ अलग से दूसरा क्षारीय चीज मिलेगा तो उसका स्मेल चेंज होगा। जब स्मेल चेंज होगा तो लोग सेंस से पता कर लेते हैं कि इसमें अम्लीय चीज मिलाया गया या फिर क्षारीय। इस सूचक का उपयोग से अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि कोई चीज अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो हमने सूचक को पढ़ लिया, सूचक और ऑल्फैक्टरी सूचक। इसी का एक पार्ट होगा, जैसे सूचक का काम क्या था कि हमें अम्ल और भस्म की जानकारी देना। ऑल्फैक्टरी सूचक भी यही काम करता था कि हमें अम्ल और भस्म की जानकारी देना। एक वैल्यू होता है पीएच वैल्यू, जो भी हमें क्या करता है? अम्लीय और भस्म की जानकारी देता है। तब हम इसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ पीएच वैल्यू, जिसको पीएच मान भी कहते हैं। इस पीएच वैल्यू में ना, पीएच प्रतीक में पी का अर्थ जो होता है ना पोटेंस, पी का अर्थ क्या होता है? पोटेंस। और पोटेंस का अर्थ होता है पावर। मतलब पी बराबर पोटेंस, पोटेंस बराबर कितना? पावर। और एच बराबर हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के पावर को, यानी हाइड्रोजन के पावर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पीएच वैल्यू। हाइड्रोजन के पावर को हम क्या बोलते हैं? पीएच वैल्यू। यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच वैल्यू, यानी हाइड्रोजन के पावर को हम क्या बोलते हैं? पीएच वैल्यू। तो इसमें लिखेंगे डेफिनेशन, पीएच प्रतीक में पी का अर्थ पोटेंस होता है, पोटेंस मतलब पावर, एच का अर्थ मतलब हाइड्रोजन। यहाँ लिख देना पी मतलब पोटेंस मतलब पावर, एच मतलब हाइड्रोजन। इस प्रकार पीएच वैल्यू में ना हाइड्रोजन आयन की शक्ति, पावर मतलब शक्ति को निरूपित करता है, यानी हाइड्रोजन आयन की, यहाँ पावर भी लिख देंगे ना तो चले, हाइड्रोजन आयन की पावर को क्या करता है? निरूपित करता है। और इसका डिफिनेशन एक अलग भी है कि किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित H प्लस हाइड्रोजन आयन, H प्लस हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लॉगरिदम, लॉग जो आप 11th में पढ़ोगे, लॉगरिदम का ऋणात्मक मान होता है। पीएच वैल्यू किसी होता है उसके सांद्रता का हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का लॉग का ऋणात्मक होता है। तो पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, और इसको लिखेंगे पीएच बराबर, तो ये माइनस हटा के 1 लॉग, और ये हो जाएगा कितना? H प्लस, ठीक है। तो ये डिफिनेशन और ये डिफिनेशन दोनों आपको क्या करना है? याद रखना है। ये और ये दोनों पी का, सबसे पहले तो यही डेफिनेशन लिखना कि पीएच मतलब पी मतलब पावर, एच मतलब हाइड्रोजन, यानी पीएच वैल्यू जो होता है हाइड्रोजन के पावर को निरूपित करता है। और दूसरे शब्द में बोलते हैं किसी विलयन का पीएच मान उसमें उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लॉग का ऋणात्मक, देखो निगेटिव मान को कहते हैं, ठीक ना। ये लॉग आप क्लास 11th में सीखोगे। तो पीएच वैल्यू जो है ना, ये इसमें पीएच वैल्यू में क्या होता है? 0 से लेके 14 तक एक वैल्यू होता है। तो पीएच, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। यहाँ पे मैंने फिगर आउट किया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये फिगर आप देख रहे हो ना, इसको, इस स्केल को क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। इस स्केल को क्या बोलते हैं? पीएच स्केल, ठीक है। इस स्केल में 0 से लेके कितना तक होता है? 14 तक, 0 से 14 तक। इसको आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था एसपी सोरेनसन, ठीक ना।
सोरेनसन, एसपी सोरेनसन साइंटिस्ट का नाम था, जिसने पीएच वैल्यू को क्या किया था, हमें ज्ञात करके दिया। इसमें क्या क्या होता है कि 0 से लेके 14 तक यूनिट होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखने लगा था, मैं इसको कल क्लियर कर देता हूँ। 1, यहाँ पे 2 क्लियर दिख रहा होगा शायद, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पीएच वैल्यू में 0 से 14 तक एक मान होता है, एक स्केल होता है। तो 0 से 14 तक आप लिख लेना, ठीक ना। 7 से नीचे जो भी होते हैं ना, 7 से नीचे जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। 7 से नीचे क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। और 7 से ऊपर जो होंगे ना, 7 से ऊपर 8 से 14 तक वो क्या होंगे, क्षारीय होंगे, ठीक ना, वो क्या होंगे, क्षारीय होगा। तो 7 से ऊपर जितने भी होंगे वो क्या होंगे, क्षारीय होगा। और 7 से नीचे कितना होगा, जो भी, वो क्या होगा, अम्लीय होगा। और आपको याद रखना है कि जो एग्जैक्ट 7 पे होगा ना, जिसका वैल्यू पीएच 7 होगा, सीधे 7, ठीक ना, मैं 7.1 7.2 नहीं कह रहा हूँ, सीधा 7 होगा, तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। उदासीन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि न तो वो अम्लीय है और न ही वो क्षारीय है, न उसमें अम्लीय गुण होगा और ना ही उसमें क्षारीय गुण होगा, ठीक है। जैसे पीएच 7 किसका होता है, एक शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। और एक नमक का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। देखो पीएच वैल्यू 7 होता है किसका, शुद्ध जल का। इसीलिए शुद्ध जल से जो होता है, जो वर्षा में की जल होती है, मैंने इसका डिस्कस फर्स्ट पार्ट में भी कर दिया है कि वर्षा के जल होते हैं, इससे करंट नहीं लगती है क्योंकि उसका पीएच मान 7 होता है, यानी वो 7 पे उदासीन है। उदासीन है मतलब ना वो अम्लीय है और ना क्षारीय है। तो मैंने यही पढ़ा था पीछे कि जो अम्लीय, क्षारीय और लवणीय होता है उससे करंट पास करता है, और ये तो शुद्ध जल 7 पे है तो इससे करंट पास नहीं करे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ से जितना, देखो अगर मैंने, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मुझे दे दे पीएच वैल्यू 2 और दे दे पीएच वैल्यू कितना, 3, पीएच वैल्यू 2 और पीएच वैल्यू 3, तो कहेंगे कि किसका अम्लीय गुण ज्यादा है, किसका अम्लीय गुण ज्यादा है। इन दोनों में से पूछ दे कि किसका अम्लीय गुण ज्यादा है, तो ये मत कहना कि पीएच जो 3 होगा ना वो ज्यादा अम्लीय गुण का होगा, पीएच 2 जो होगा ना वो ज्यादा अम्लीय गुण का होगा। देखो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये 0 पहले था, 1 2 3 4 5 6 और 7 पे हम जैसे गए ना तो यहाँ तक तो अम्लीय था, 7 पे क्या हुआ, उदासीन, और 8 पे क्या हो गया, क्षारीय। मतलब जैसे हम इधर जा रहे हैं ना उसकी अम्लीय शक्ति क्या हो रही है, अम्लीय शक्ति क्या हो रही है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक ना। और जैसे हम इधर जा रहे हैं उसकी अम्लीयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये बात आपको ध्यान। तो इसमें हमको क्या करना है कि जितना इधर होगा, मतलब इधर जितना छोटा होगा ना उसकी अम्लीय शक्ति क्या होगी, उतना ज्यादा होगा। जैसे ही इधर जाएंगे अम्लीय शक्ति क्या होगी, कम होगी। अगर मुझे पीएच वैल्यू 3 दिया है और एक पीएच वैल्यू 5 दिया है और कहेगा कौन ज्यादा अम्लीय होगा, किसकी कौन प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कौन प्रबल अम्ल होगा, तो सब प्रबल अम्ल इसमें 3 है, ठीक ना। अगर पीएच वैल्यू 3 है, पीएच वैल्यू 4 है और पीएच वैल्यू 5 है, तो इसमें कहा सबसे अधिक परबलीय अम्ल कौन सा होगा, तो 3। सबसे अधिक दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो 5 इसमें, ठीक ना। और इसमें देखो, इसमें क्षार में ना ऐसा नहीं होता है। क्षार में देखो कि जैसे इधर जा रहे हैं, पहले 14 था, ठीक ना, 14 13 12 11 10 9 8 7, जैसे हम इधर जा रहे हैं ना उसकी यहाँ तक 8 तक तो क्षारीय है, 8 से 7 पे ये उदासीन, और आगे जाएंगे तो अम्लीय होगा। मतलब जैसे इसका पावर घट रहा है तो उसकी क्षारीयता गुण भी क्या हो रही है, बढ़ रहा है। क्षारीयता गुण भी क्या हो रहा है, घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है, ठीक ना। और जैसे उसका पीएच वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे पीएच मान 8 है और एक का पीएच मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे अगर पीएच वैल्यू हमको दे दिया 8 और कितना दे दिया 10, तो कहेगा कौन ज्यादा क्षारीय होगा। तो इसमें ये वाला अम्ल वाला कंसेप्ट नहीं लगाना। इसमें क्या होता है, जिसका अगर इधर जाएंगे ना तो इसकी क्षारीयता बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो यहाँ पे उदासीन हो रहा है तो इसका क्षारीयता घटेगा। तो इसमें ज्यादा क्षारीयता प्रबल क्षारीय कौन सा होगा, 10 वाला होगा।
और दुर्बल कौन सा होगा, ये होगा, ठीक ना। देखो अगर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि पीएच मान 6, पीएच मान 7, पीएच मान 9, पीएच मान 11, इसमें कहेगा कि कौन परवल क्षारीय है, सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा। तो देखो ये तो अम्लीय है, ये उदासीन है, इस दोनों में कहेगा परवल। तो जैसे हम नजदीक जाते हैं उसका क्षारीयता गुण कम होते जाता है क्षारीय वाला में, तो ये परवल क्षारीय नहीं होगा, परवल क्षारीय ये होगा, ठीक ना। अगर इसमें अगर पीएच वैल्यू आपको हमको 1 दिया है, पीएच वैल्यू दे दिया है 1 का 0, तो कौन ज्यादा परवल अम्लीय होगा, तो 0 वाला होगा, क्योंकि इधर जितना रहेंगे ना उसका अम्लीयता गुण उतना क्या होगा, अधिक होगा। और जैसे इधर जाएंगे ना अम्लीयता गुण यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे 7 पे जाके उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये बात क्लियर हो गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बना दोगे, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के होंगे जो जिसमें पूछा गया होगा कि पीएच इसका क्या होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है, उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है अभी मैंने बताया, बताओ सभी लोग कमेंट करके उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है, जब तक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर और बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो इसमें ना एक चीज समझाना है, किसी विलयन का पीएच मान अगर 3 दिया है ना, तो उसका पीओएच मान कितना होगा, 11 होगा। पीओएच मान कैसे निकालते हैं, देखो पीएच वैल्यू में कितना तक मान होता है, 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक। अगर 3 इधर हो गया तो इतना इधर कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक ना। इधर कितना हो जाएगा, 11 होगा। अगर किसी का पीओएच मान 8 दिया है ना, पीओएच मान दिया है, तो पीएच मान इसका क्या होगा, 6 होगा, यानी ये दोनों जोड़ के होता है, ठीक ना। इतना बात आप लोग को समझ हो गया, ठीक ना। अगर हमको कह दिया कि किसी विलयन का पीएच मान अगर 3 है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, तो वो विलयन कैसा होगा, तो वो विलयन अम्लीय होगा, नॉर्मल सी बात है। किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, ठीक ना। किसी विलयन का पीएच मान 9 है तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। पीओएच मान कैसे निकालते हैं, अगर पीएच मान हमको 5 दिया है तो पीओएच कितना होगा, तो 9 5 होता, तो पीओएच बराबर कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान है। तो हमने पीएच के बारे में इतना कुछ सीख लिया कि ये पीएच होते हैं, इसको मैं डिलीट कर। अब बात आती है ना कि ये पीएच मान जो होता है ना वो कहाँ से निकलता है, ये पीएच मान हम कहाँ से लाएंगे। ये तो समझ जाएंगे कि पीएच बराबर 3 दिया है तो अम्लीय होगा, ठीक है, मुझे पता है पीएच बराबर 3 है तो अम्लीय होगा। पीएच बराबर 8 होगा तो क्षारीय होगा, ये भी बात पता है। पीएच 7 होगा उदासीन होगा, ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है। पीएच 5 होगा तो अम्लीय होगा, ये भी पता है। 3 और 5 में कहेगा कौन ज्यादा अम्लीय है, तो 3 ज्यादा अम्लीय, ये पता है। लेकिन ये पीएच वैल्यू आता कहाँ से है, पीएच वैल्यू आता कहाँ से है, ठीक ना। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जहां जितने भी सूचक होंगे ना वो सारा आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा। अगर आप मेरा केमिस्ट्री का वीडियो देखते होंगे, अच्छा केमिस्ट्री का वीडियो देखते होंगे तो पता होगा कैसे होगा, पता होगा कैसे बताते हैं। और साथ ही मुझे याद आ गया कि आप लोग के लिए ना मैं एक क्वेश्चन दे रखा हूँ आई बटन पे, उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, वो आप लोग को जवाब देना है कि मेरा मैथ्स ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ाते वक्त या केमिस्ट्री। ऊपर पे आई बटन पे आप दबाओगे तो इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप आंसर दे देना। फिर हम ध्यान देना होगा कि मुझे कौन सा ज्यादा पढ़ाना चाहिए, ठीक है। एक बार इसका बता देना कॉमेंट का, कॉमेंट नहीं आई बटन में होगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने अभी क्या बात करा कि पीएच वैल्यू आता कहाँ से है, तो ये आता है यूनिवर्सल सूचक से। ये कहाँ से आता है, यूनिवर्सल सूचक। अब ये यूनिवर्सल सूचक क्या नया चीज आ गया भाई, यूनिवर्सल चीज। तो ये क्या होता है, देखो जैसे ये यूनिवर्सल सूचक में ना अलग अलग टाइप के कलर होते हैं। जैसे यहाँ पे ये फिगर आप देख रहे होंगे, इसमें अलग कलर है, ये कलर अलग अलग टाइप्स के कलर है, ठीक है ना। कोई कलर सेम नहीं है, आपको सेम दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल सूचक है, ये क्या है, यूनिवर्सल सूचक है। तो यूनिवर्सल सूचक है, ठीक ना। उसमें मान लीजिए हम कोई विलयन मिला देते हैं, जलीय विलयन मतलब लिक्विड फॉर्म वाला, उसमें कोई जलीय विलयन मिला दिए, ठीक है। और उसका कलर यहाँ पे आ गया, इस टाइप के ग्रीन दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 7 लिखा है, 7 लिखा है ना। मैं क्या क्यों मिटा देता हूँ इसे यार, ठीक ना। तो ये यहाँ पे इस टाइप के कलर आ गया ना, तो इस टाइप का कलर आ गया तो इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाता है, 7 हो जाता है इसका पीएच वैल्यू। अगर उस कलर वही विलयन हम दिए, कोई विलयन दिए
और उसका रंग ये हो जाता है, ये वाले, ये यहाँ पे देख रहे होंगे आपके, दिख रहा है यार, दिख रहा होगा, ठीक है मेरे ख्याल से, तो ये कलर हो जाता है रेड टाइप का, ठीक ना। तो अगर ये कलर आ गया ना, तो ये कलर आ गया तो इसका मतलब इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक ना। अगर ये कलर आ गया कोई विलयन डालने से तो इसका पीएच वैल्यू 10 होगा, ठीक ना। तो ये यूनिवर्सल सूचक है जिसमें क्या होता है 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं और उसमें अलग अलग कलर होते हैं, इसमें अलग अलग कलर होते हैं। और जिस भी चीज का हमें पीएच वैल्यू निकालना होता है उसका जलीय विलयन हम देते हैं, जैसे अम्लपीत का पीएच मान ज्ञात करें, नींबू का, बहुत सारी चीज आपको पीएच मान मैं रटा दूंगा यार, ट्रिक से याद करवा दूंगा। तो उसका निकालना है तो उसको जलीय विलयन क्या होता है इसमें इस सूचक में देते हैं। तो ये क्या होता है उस टाइप के ये कलर बन जाते हैं, कलर हमें देता है। तो कलर अगर इस टाइप का आ गया, जैसे मान लो इस टाइप का कलर आ गया, तो हम बता देते हैं इसका पीएच वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया, इसका पीएच वैल्यू 12 हो गया। तो ये पीएच स्केल ना सबसे पहले कौन डिनोट किया, एसपी सोरेनसन, याद रखना वो भी याद हो जाएगा, ठीक ना, एसपी सोरेनसन, ठीक है ना। तो ये होता है यूनिवर्सल सूचक। यूनिवर्सल सूचक इसको याद कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सूचक में मैंने क्या समझाया कि यह एक प्रकार का सूचक है जिसमें अलग अलग तरह के रंग होते हैं और कोई जलीय विलयन देने पर उसमें एक भिन्न रंग दर्शाता है जिससे हमें पीएच मान ज्ञात होता है, उसे बोलते हैं हम क्या, यूनिवर्सल सूचक। देखो किसी विलयन का पीएच निर्धारण के लिए किसका यूज करते हैं, यूनिवर्सल सूचक द्वारा। इसमें विभिन्न पीएच के अलग अलग पीएच के अलग अलग रंग होते हैं, ठीक ना। तो ऐसा तो आप डिफिनेशन लिखोगे नहीं, तो ऐसा डिफिनेशन आप कैसा लिखोगे कि यूनिवर्सल सूचक एक प्रकार का सूचक होता है, इसमें अलग अलग रंग के लिए अलग अलग पीएच मान होता है जिसकी सहायता से हम पीएच मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ गया, तो आपने यहां तक क्या समझ लिया है, तो आपने यहां तक समझ लिया मेरे ख्याल से कि सूचक क्या होता है। सबसे पहले ऑल्फैक्टरी सूचक मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ऑल्फैक्टरी सूचक क्या होते हैं। और आपने क्या समझा, ऑल्फैक्टरी के बाद समझा कि पीएच वैल्यू क्या होते हैं, पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, कैसे अम्लीय कैसे क्षारीय कैसे उदासीन, कौन ज्यादा अम्लीय कौन क्षारीय, वो हम पीएच वैल्यू में पी क्या डिनोट करता है, एच क्या डिनोट करता है, यूनिवर्सल सूचक आपने समझ लिया कि यूनिवर्सल सूचक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अब हमें सीखना है कि दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जहां अम्ल का प्रभाव ज्यादा आता है वहां हम उसको भस्म से दूर कर देते हैं, किससे दूर करते हैं, भस्म से। और जहां भस्म का प्रभाव ज्यादा हो जाता है यानी भस्म में गुण ज्यादा होता है उसको हम रिमूव करते हैं, अम्ल से उदासीन करते हैं, ठीक ना। तो जहां अम्ल को ज्यादा प्रभाव हो गया वहां भस्म दे देंगे, मतलब न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए। और जहां अम्ल ज्यादा हो गया भस्म देंगे, जहां भस्म ज्यादा हो गया वहां क्या देंगे, अम्ल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो सबसे पहले है कि पाचन तंत्र में, सबसे पहले क्या है, पाचन तंत्र में, ठीक है। देखो पाचन तंत्र में आप लोग को पता है होगा कि हमारे शरीर में जो होता है ना, हमारे शरीर में आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हमारे शरीर में आमाशय है उससे कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती है। ये हमारे भोजन को पचाने में क्या होता है, सहायक। देखो ये अमाशय होगा, ये अमाशय मैं जो कर रहा हूँ, और नीचे एक यहाँ पे जो है वो क्या है, अमाशय से निकलने वाले रस, अमाशय रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो हमारे भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक ना। तो अमाशय रस का अगर पीएच मान की बात करें तो अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। पीएच मान कितना होता है, 1 होता है, यानी वो अम्लीय होगा, ठीक है। तो कभी कभी हमारे पेट में क्या होता है, अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव हो जाता है, कभी कभी हमारे पेट में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव हो जाता है, जिससे पेट में अम्लीयता, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने से क्या होता है, हमारे पेट में गैस बन जाता है और जलन होने लगती है। क्या होती है, जलन होने। तो यहाँ पे क्या हो गया, अम्ल की मात्रा अधिक होगी। तो अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो इसे दूर करने के लिए हम कोई भस्म देंगे ना, भस्म देंगे, यानी अम्ल को एसिड बोलते हैं, तो एसिड का उल्टा एंटा एसिड देंगे। क्या देंगे, एंटा एसिड, ठीक है। तो यहाँ कोई हम एंटा एसिड देंगे। तो जैसे ही हमारे पेट में अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो इसे हम क्या करेंगे, एंटा एसिड देंगे। तो एंटा एसिड में हम क्या देते हैं ना, कोई भी भस्म दे दो। तो भस्म जैसे सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं हम खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा। ये जो होता है ना खाने का सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलके ज्यादातर एंटा एसिड बनता है, ज्यादातर क्या बनता है, एंटा एसिड बनता है, ठीक है। एंटा एसिड का मतलब होता है जैसे एसी लोग टाइप के जो डाइजिन टाइप के जो दवा होते हैं ना, वो क्या होता है, एंटा एसिड होता है। जो हमारे भोजन में कभी हमारे पेट में गैस बन रहा है, अम्ल की मात्रा अधिक हो रहा है, तो वो अम्ल को क्या करता है, और वहाँ जो अम्ल है और ये एंटा एसिड है वो क्षारीय प्रकृति है, तो उस अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन बनाता है, जिससे हमारे पेट में दर्द क्या होता है, कम होता है। देखो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एंटा एसिड ना मैक्सिमम एंटा एसिड प्राय किससे बनता है, खाने का सोडा, खाने का सोडा जिसका मैं फार्मूला आगे याद करवा दूंगा आपको, और MgOH से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से एंटा एसिड ज्यादा बनता है, ठीक ना। अगर इसमें हम जब गैस बन जाता है तो इनो भी पीते हैं, इनो पीते हैं ना, तो इनो में किसका मिश्रण होता है, तो इसमें भी खाने का सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, सोडा और सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। कौन सा अम्ल का मिश्रण होता है, सिट्रिक अम्ल का। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है आपको कि इनो में किसका मिश्रण होता है, तो आपको जो याद रखना है खाने का सोडा और सिट्रिक अम्ल, और एंटा एसिड में खाने का सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये भी एंटा एसिड ही है, लेकिन इनो स्पेशली खाने का सोडा और सिट्रिक अम्ल से मिला जाता है, लेकिन एंटा एसिड ज्यादातर टैबलेट जो होता है, मैक्सिमम टैबलेट खाने का सोडा और MgOH से मिलाकर बनाया जाता है, उसमें खाने का सोडा रहेगा ही, ठीक है। तो इसमें पीएच में पाचन में पीएच का मान तो यही होता है कि आप लोग इसमें लिखना है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है अमाशय से, जो भोजन को पचाने में सहायता है। कभी कभी अम्ल की मात्रा क्या होती है, अधिक होते हैं, तो हमें जलन होती है, तो इससे हम दूर करने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं। एंटासिड में हम इनो लेते हैं, या फिर कोई भी लिख देना कुछ भी। दूसरा है कि पीएच परिवर्तन द्वारा दांतों का प्रभाव। हम जब भी खाना खाते हैं ना, मीठा मीठा खाना खाता है, तो वो मीठा खाना अपघटित होकर अम्ल बना देता है। मीठा खाना टूट कर क्या बना देता है, अम्ल बना देता है। तो हमारे हमारे जी में जो लार होते हैं, सलाइवा, ठीक ना, लार जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सलाइवा जिसको बोलते हैं, हमारे जी में जो लार होते हैं, ठीक ना, उसका पीएच मान क्या होता है, 5.5 होता है। तो जैसे ही अम्ल बना देता है ना, तो उस 5 पॉइंट, जैसे हम खाते हैं कोई भी मीठा चीज, तो अपघटित होकर अम्ल बना देता है। और जहां जिसका पीएच मान 5.5 था, जो हमारे जी में जो लार होता है, उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, ठीक ना। तो जब 5.5 से कम हो जाता है ना, तो हमारे दांत क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, इसको बोलते हैं दंत लवक, दंत वलक, ठीक ना। दांत जो इस टाइप के होने लगते हैं, क्षतिग्रस्त दांत क्या होने लगते हैं, क्षतिग्रस्त। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा, अम्लीयता की मात्रा क्या होगी, अम्ल की मात्रा अधिक हो गई। ये किस लिए हो गया, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई। तो जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो हम उसे दूर कैसे करेंगे, तो उसे दूर करेंगे, कोई क्षार दे दो या कोई भस्म दे दो। भस्म मतलब कड़वा चीज। तो हम क्या करते हैं, नीम का दतमन जो होता है, नीम का दतमन, उससे दांत साफ कर लेते हैं, जो कि कड़वा होता है, उस अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, जिससे हमारा दांत अच्छा रहता है, ठीक ना। जितना भी कॉलगेट देखते हैं ना, कॉलगेट देखते हैं, जो भी कोई भी कंपनी का देखते हैं, तो वो एक भास्मिक होता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये एक भस्म है, जैसा कि मैंने अम्ल और भस्म को पहचानने का तरीका आपको बताया। तो ये क्या करता है, हम दिन भर में कुछ ना कुछ मीठा चीज खाते ही है, तो वो क्या करता है, ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में जाके अम्ल बना लेता है, अपघटित होकर अम्ल बना लेता है, जिससे हमारे जी का जो लार होता है, उसका पीएच मान 5 से कम हो जाता है। जब पीएच मान 5 से कम हो जाता है ना, तो हमारे दांत को क्या कर देता है, वो नुकसान करने लगता है, इसमें पायरिया टाइप के बैठ जाते हैं। तो क्या कहते हैं, दंत वलक होने लगता है, दंत वलक जो कह लो अब, या दांत खराब। तो जहां पे अम्ल की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो इसे हम दूर करेंगे कैसे, किसी क्षार से। तो कोई भी क्षार आप यूज कर सकते हैं, जैसे नीम का दतमन हो गया, या फिर कोई कॉलगेट यूज कर लेंगे, या फिर कुछ अलग टाइप्स के भी दतमन, जो कड़वा होगा ना, वो उतना बेटर होता है दांत के लिए, क्योंकि वो अम्ल को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा गुण हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थर्ड वन देखते हैं कि थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है कि थकान के शरीर में मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। थकान के शरीर में, देखो जब भी हम नॉर्मल डे में अगर नहीं दौड़ते हैं, ठीक ना, जैसे आप लोगों ने किया है या नहीं किया है पता नहीं, जैसे हम कभी बहुत दिन तक नहीं खेलते हैं, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और जैसे हम एक दिन कभी खेलने जाते हैं ना,
तो हमारे बॉडी उस दिन बहुत दौड़ता है, हमारे पैर हाथ जो होता है बहुत दौड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, हम जो नॉर्मल काम जितना करते रहते हैं ना, उससे हमारा क्रिया काम करने की वेलोसिटी बढ़ जाती है, काम करने का वेग बढ़ जाता है। ये बढ़ने से क्या होता है, हमारे जितने भी ज्वाइंट होते हैं, जैसे ये हो गया और यहाँ पे होते हैं, ये हो गया, ठीक ना, जितने भी ज्वाइंट होते हैं वहां पे क्या होता है, लैक्टिक अम्ल क्या होता है, जम जाता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जो हमें ये लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें दर्द होना है। लैक्टिक अम्ल जहां भी जम जाएगा वहां क्या होगा, हमें दर्द होगा, ठीक है ना, हमारे बॉडी में। तो यही पे लिखा है, शरीर में परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है, जो मांसपेशियों दर्द में करापन लेता है, यहाँ करापन, ठीक है। तो ये नॉर्मल डे में अगर कोई काम रेगुलर करेंगे तो उसमें नहीं होगा, और कोई अचानक से करेंगे, जैसे अचानक से खेलने गए या अचानक से फिर कभी सुबह सुबह मन हुआ दौड़ लिए, तो उस दिन बहुत दर्द होगा। फिर वो रेगुलर करेंगे तो वो अम्ल उसको जमने नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे लैक्टिक अम्ल जमने, क्योंकि वहां उसकी आदत हो जाती है। फोर्थ वर्क दिया है यहाँ पे कि अम्ल का प्रयोग बर्तन के धब्बे को दूर करना, ठीक ना, बर्तन के धब्बे। देखो कॉपर के बर्तन में ना, कॉपर के बर्तन, आपको पता होगा ना कि कॉपर है एक धातु। कॉपर क्या है, धातु। और मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो किस प्रकृति के होते हैं, भास्मिक प्रकृति के होते हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करते रहता हूँ कि मेरा कोई भी वीडियो देखो तो आप शुरू से देखो, सारी चीज पता चलेगा। इससे पहले मैंने वीडियो स्टार्टिंग में भी बोला था, क्योंकि उसका मैं यूज करते रहता हूँ, और एक में पूरा बनाना मुश्किल नहीं है कि एक चिप में बना दूं। कॉपर के बर्तन क्या होते हैं, कॉपर के अगर धातु है तो क्या किस प्रकृति के होते हैं, भास्मिक प्रकृति के होते हैं, जो हवा से कॉपर ऑक्साइड की प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ये क्या होगी, भास्मिक प्रकृति की एक कॉपर जो होता है ना, कॉपर के बर्तन जिसको तांबा बोलते हैं, वो ऑक्सीजन के अभिक्रिया के कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो कॉपर ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड, ये किस प्रकृति को हो गया, भास्मिक प्रकृति के, यानी भास्मिक प्रकृति के हो गया। उस पे एक परत जमा लगती है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड की परत जमा लगती है, जिससे कॉपर का जो बर्तन होता है ना, वो बदरंग हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि कॉपर का बर्तन जो जितना चमकते रहता है ना, तांबा, वो उतना चमकता नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात होगी कि उसमें क्या हो गया, भस्म जम गया। अब भस्म जम गया तो आप लोग को पता है कि भस्म को हम ठीक कैसे करते हैं, तो कोई अम्लीय चीज दे दो, कोई सा चीज दे दो, अम्लीय चीज दे दो, ठीक है। तो अम्लीय चीज हम कैसे देंगे, क्या देंगे, तो हम क्या करते हैं, सर्फ से साफ करते हैं, या फिर कोई भी चीज में दाग लगाओ ना तो उसे सर्फ या साबुन से साफ करते हैं, ठीक ना। तो आपने सुना होगा कि जब भी बर्तन धोने वाला कपड़ा या साबुन का प्रचार करते हैं, तो उसमें आपने प्रचार देखा होगा या नहीं पता नहीं, उसमें कहता है हजारों नींबू की खुशबू, या नींबू का उसमें फोटो लगा हुआ था। तो वो नींबू का फोटो लगाने का क्या मकसद होता है उसका, वो नींबू का फोटो लगाने का मकसद इसमें वो होता है कि उसमें क्या है, अम्ल है, वो क्या है, अम्ल है। जो वो अम्ल क्या करेगा ना, उसमें जो भस्म जम गया है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक ना, मतलब हटा देगा। तब बर्तन को धब्बों को दूर करने में, तो कॉपर के बर्तन में क्या होते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया के कॉपर ऑक्साइड बना जाता है, जिससे उसका चमक दूर हो जाता है, ठीक ना। तो चमक लौटाने के लिए हम कोई क्या करते हैं, अम्लीय चीज से उसको साफ करेंगे, तो उसे नींबू से रगड़ दें, या फिर कोई भी दूसरा अम्ल से रगड़ देंगे, या फिर सॉफ्ट से भी रगड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब देखो मिट्टी का पीएच मान, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मिट्टी का किसी पेड़ पौधे को ना, कोई पेड़ पौधा है, इसको संतोषजनक वृद्धि के लिए मतलब कहने का मतलब है, उसको जितना विकास होना चाहिए उतना विकास के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 के आसपास। 7 से बहुत ज्यादा भी नहीं हो और 7 से बहुत कम भी नहीं हो, ठीक ना। यानी 7 के आसपास 6 रहे, 8 रहे, ठीक ना। ये नहीं कि 1 2 आ जाए तो वो पेड़ पौधा बढ़ेगा नहीं, वो खराब हो जाएगा। और क्या होगा, अगर 7 से 8 हो गया, 8 से अगर 10 12 हो गया तो भी नहीं बढ़ेगा। यानी पेड़ पौधा की संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि उसको आप रियल लाइफ में अगर देखो, तो यहाँ पे मैं इसको मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी अम्लीयता और क्षारीयता बढ़ने, वही बात है, जो अम्लीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है ना,
तो पौधे के संतोषजनक वृद्धि नहीं होते। तो जैसा कि आप रियल लाइफ में देख रहे होंगे कि जैसे खेत आप लोग को होगा, ठीक ना, नहीं भी होगा तो जानते होंगे कि खेती कैसे होता है, ठीक है। तो खेत में क्या होता है, जब हम खेती करते हैं ना, या फिर खेती करते हैं या पेड़ पौधा लगाते हैं, तो जब भी वर्षा होता है ना, जब भी वर्षा होता है, तो वर्षा जैसे ही होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसमें खाद दे देते हैं। वर्षा होता है जैसे उसमें क्या कर देते हैं, खाद देते हैं। उसमें खाद देने का मकसद क्या होता है, खाद देने का मकसद क्या होता है, वर्षा जो होता है ना, वो नीचे आके अम्लीय हो जाता है, वो हो जाता है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा हो जाएगा तो उसका पीएच मान, वहां जो पानी के कारण पीएच मान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, 7 से बहुत कम हो जाएगा। तो पेड़ पौधा को वो क्या करेगा, हानिकारक करेगा, पौधे को बढ़ने दे देगा। तो ये अम्लीयता को कंट्रोल करने के लिए ना हम खाद देते हैं, और खाद कैसा होता है, क्षारीय होता है। खाद कैसा होता है, क्षारीय। तो ये दोनों, इस दोनों को क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। तो आज समझ में आ गया कि हम मिट्टी में जो अपने खेत में जो होता है वो खाद देते क्यों है। खाद कैसा होता है, क्षारीय, वर्षा होता है अम्लीय। ये जब अम्लीय, अब सुनो एक बात, अगर हम कोई पौधा लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, पेड़, ठीक ना, और वहीं चलो उसी खेत में हम बहुत सारा खाद दे दिए, क्या वो खेती हो पाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसमें अम्लीयता तो हटाने के लिए दे गए, लेकिन क्षारीयता भी बहुत ज्यादा हो गया ना, तो भी क्या होगा, वहां का खेत जल जाएगा, मतलब फसल जाएगा, ठीक ना, खेती नहीं हो पाएगा। चलो एक छोटा सा तुम पौधा लगाते हो, क्या लगाते हो, छोटा, तो क्या करता होता है कि उसमें पानी देना होता है। ऐसा करते हैं उसमें बहुत सारा पानी दे देते हैं, बहुत सारा पानी देते हैं उस पौधा में। ये पौधा है और उसमें बहुत सारा पानी दे दिए, ठीक ना, तो बहुत सारा पानी दे दिए, क्या ये पौधा लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसमें अम्लीयता अम्लीयता बहुत ज्यादा हो गया, पीएच मान बहुत कम हो गया, 7 के आसपास रहना चाहिए, वो नहीं है। चलो अब क्या हो गया कि इस बार ना हम क्या कर दिए, इसमें क्या कर दिए, बहुत पानी दे दिए ना, तो पौधा सूख गया। अब क्या करते हैं, फिर एक पौधा लगाते हैं जिसमें बहुत सारा खाद देते हैं, खाद देते हैं। तो बहुत खाद क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या ये पौधा लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्षारीय होने से पीएच मान 7 से क्या हो जाएगा, अधिक होगा। तो मतलब दोनों मेंटेन करके जब भी हम खेत में या फिर पौधा लगाएंगे तो उसमें पानी देंगे तो खाद भी देंगे। बहुत सारे पेड़ ऐसे आप देखते होंगे कि वर्षा में सूख जाती है, बहुत सारे ऐसे देखते होंगे जिसमें खाद देने से खराब हो जाता है। तो ये नॉर्मल कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया मिट्टी का पीएच मान से ये तात्पर्य होता है। आप इतना समझ के आप अपने मन से लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है चूना। अब देखो यहाँ पीएच और जलीय जीव, पीएच और जलीय जीव, इसका मतलब क्या होता है, पीएच जलीय जीव, इसको रिलेट, जैसे जब भी वर्षा होता है ना, तो खाद तो देखते हैं, ये अपनी खेती है, ठीक ना, ये तो सभी लोग जानते हैं। जब भी वर्षा होता है ना, बहुत जैसे वर्षा हो गया, बाढ़ टाइप का आ गया, ठीक ना, तो जब भी वर्षा होती है ना, तो आपके अगल बगल का जो भी तालाब पोखर होगा ना, उसमें देखते होंगे जिसका भी मछली होगा वो क्या करता होगा, चूना छिटवा देता होगा। वो क्या कर देता है, चूना छिटवा देता है। ये क्यों छिटवा देता है, इसका मतलब रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जैसे ये तालाब है ना, तो तालाब के अंदर एक निश्चित पीएच वैल्यू तक ही, एक निश्चित पीएच मान तक ही क्या होता है, पीएच मान तक एक निश्चित अम्लीय मान रहेगा ना, पीएच मान तक ही कोई जलीय जीव जीवित रहता है, कोई जलीय जीव जीवित रहता है। तो जैसे वर्षा हुआ तो उसमें अम्लीय मान क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, बहुत ज्यादा, वो क्या हो गया, वर्षा के जल से वो क्या हो गया, बहुत अम्लीय हो गया, अम्लीयता हो गया, जिसके कारण जलीय जीव को सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तब हम अम्लीय हो गया तो उसको दूर करने के क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सभी लोग को पता है, क्षारीय देंगे। तो जैसे ही वर्षा हो गया तो क्या करेंगे, चूना जल, चूना मिला देंगे। तो जैसे चूना मिलाएंगे तो हो जाएगा क्या, क्षारीय, तो उसमें अम्लीय का गुण रहने नहीं देगा, तो हो जाएगा क्षारीय, मतलब उदासीन। तो जब भी क्षारीय मिलेगा तो पानी आपको दिखेगा बहुत बहुत साफ हो गया है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा है कि पीएच जल का पीएच मान एक निश्चित सीमा के रहने पर भी मछली और अंजीर सुरक्षित होता है। जब भी वर्षा होता है तो पीएच मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, जिससे जलीय जीव का अस्तित्व खतरा में आ जाता है। तो इस पीएच मान को हम मतलब सही करने के लिए, जलीय जीव का अस्तित्व खतरा नहीं आ जाए, तो पीएच की अम्लीयता को दूर करने के लिए, अम्लीयता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, चूना मिला देते हैं, जो कि एक क्षारीय होता है, जो अम्ल को उदासीन करके ठीक कर देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। अब लास्ट वन है
प्राकृतिक द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था, प्रकृति द्वारा व्यवस्था। देखो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो कोई भी चीज होता है ना, मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूं कि जब भी कोई चीज अम्लीय जहां होगा ना, उसको दूर करने के लिए हमें क्षारीय या फिर भस्मीय, क्षारीय ही भस्मीय दोनों सेम चीज मैं बता चुका हूँ कितनी बार, ठीक है ना, कि थोड़ा सा फर्क है। कोई भी अम्लीय चीज होगा ना तो उसको दूर करने के लिए हम क्षारीय मिलाएंगे, और क्षारीय चीज होगा तो वो दूर करने के लिए भस्म निकालेंगे। तो प्राकृतिक द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था, तो प्रकृति में क्या होगा कि जहां भी अम्लीय चीज होगा उसको दूर करने के लिए क्षारीय चीज क्या करेंगे, दिखाएंगे। देखो नेटल, नेटल का पौधा आप लोग जानते होंगे, ठीक है। देखो ये पौधा आप लोग देख रहे होंगे ना, ये पौधा जो है नेटल का, ठीक है। नेटल का पौधा आप अपने गांव में कुछ उससे और कहते होंगे, मैं अपने गांव में भी इसे कुछ और कहता हूँ। तो जो भी है, तो बचपन में आप लोग जो बदमाशी करते होंगे, सभी लोग करते हैं, मैं भी क्या हूँ, डोंट वरी, ठीक ना। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि गांव में से कोई आया, ज्यादा ये केस मैक्सिमम बाराती वराती में होता है, जैसा कि आप लोग को जहां तक मुझे पता है, ठीक ना। या फिर कहीं दोस्त वगैरह हो गए, स्कूल गए, तो उससे बदमाशी करने के लिए उसमें ये पत्ता उसके उसके कहीं पे लगा देते हैं, हाथ पे पैर में। तो उसको क्या होता है, बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, जलन होती है। तो जो चींटी के डंक में पाया जाता है ना फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथोनोइक अम्ल, तो इसमें क्या होता है, अम्ल में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, जो क्या होते हैं हमारे त्वचा से चिपकने के साथ ही जलन होने लगती है, क्या होती है, जलन होने लगती है, जिससे उसमें बहुत दर्द होने लगता है। तो इसमें क्या है, अम्लीय, जब उसको दर्द होने लगेगा ना, तो आप लोग उसको क्या करते हो, तो अम्ली, उसमें क्या है अम्लीय, तब कोई क्षारीय मिलाओ तो उसको क्या कर देते हो, प्याज रगड़ देते हो। या फिर उसी के बगल में ये पौधा देखो, ये पौधा जो होता है ना, ये पौधा और ये पौधा दोनों एक जगह ही आपको मिल जाएंगे। तो ये है नेटल, जिसको आप कुछ और कहते होंगे, और ये है डॉग, ठीक है ना, जिसको भी मैं भी कुछ और कहता हूँ, ठीक है ना। ये डॉग का पौधा है, आप फिगर देख के समझ सकते हो। फिगर को लोग देखना है तो मैं इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन होकर देख लेना है, टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये डॉग का पौधा, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ये अम्लीय प्रकृति की होता है, कैसे प्रकृति के अम्लीय, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। तो जैसे ही इसको बॉडी में ये टच किया, तो इसको क्या होने लगा, चींटी की तरह डंक कटा, जैसे उसमें बहुत सारा दर्द होने लगा। तो इसमें अम्लीय गुण हटाने के लिए ना, हम ये पौधा उसको रगड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा उसको। या फिर कोई चीज क्षारीय लगा देते हैं, तो उसमें हम क्षारीय मतलब क्या, प्याज भी रगड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई भी क्षारीय चीज से ठीक हो जाएगा। तो यही होता है प्राकृतिक द्वारा उदासीनीकरण। ये फॉर्मिक अम्ल जो होता है ना, ये नेटल के पौधा में पाया जाता है, साथ ही साथ चींटी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, नेटल के स्थानिक में पाया जाता है, इसमें बिच्छू आदि झाड़ों में उगने वाला पत्ता है। इसमें डसने वाले रोए, अचानक सूज जाने, चमड़ी में क्या होता है, खुजली टाइप होने लगता है, जिसमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल हो जाता है। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉग का पौधा ये होता है, ये वाली, ठीक है। ये दोनों आपस में नजदीक ही उगते हैं। तो यही था हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब क्या है, अब हमको पढ़ना है कुछ समान विलयन का पीएच मान, जैसे अमाशय का पीएच मान ये होता है, इसको मैं एक ट्रिक से याद करा दूंगा किसी और पार्ट में, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसको याद करना है, याद करना मतलब याद करना है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसीलिए जो भी ऑब्जेक्टिव में आएंगे उसको मैं अलग से याद कर दूंगा। जितना भी कंसेप्ट होगा मैं कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव भी दे देता हूँ, लेकिन जो डेफिनेट है ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अलग से इसको एक वीडियो बनाऊंगा। तो यही था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ सजेशन है मुझे दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा कोई भी सोशल साइट विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह आपको एक ही लिंक मिलेगा, विद्यांजलि पॉइंट। और हाँ, आप लोग के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाया है vidyanjalipoint.com के नाम से, जिस पे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो केमिस्ट्री हम अभी पढ़ रहे हैं ना, उसका क्वेश्चन आंसर भी उस वेबसाइट पे अपलोड कर मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से एक बार वेबसाइट को चेकआउट कर लेना, सभी का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पे भेज